पहली बार इतनी भारी भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग को संबोधित करने का मुझे अवसर आज मिला है। मेरा तो पहले भी था, तो भराला साहब हमारे प्रधान हुआ करते थे, लेकिन उस अवसर का मैंने खुद ब खुद फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि मैं यूँ समझता था कि भारतीय जनता पार्टी में नया नया आया हूँ, पहले तौर तरीके सीख लूँ और फिर उनकी नीतियों को बनाने के लिए सुझाव देने के लिए सक्षम हूँ, और फिर ही जाकर के मैं सोचता था कि मैं बोलूँ। साथ साथ संकोच मेरे दिमाग में यह भी था कि शर्मा जी हमारे रामविलास जी प्रधान हुआ करते थे, अब मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुआ था, तो शायद हरियाणा के नेतृत्व से मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने से पहले सलाह मशवरा हरियाणा के भारतीय नेतृत्व से नहीं किया गया, तो संकोच था मेरा थोड़ा। और इतनी बड़ी कभी मीटिंग भी नहीं हुई थी। आज 8 साल का रंगा हुआ भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते आप लोगों से को संबोधित करने का मैं साहस कर रहा हूं। और अभी मेरे से पहले बोलने के टाइम के ऊपर परषोत्तम रूपाला जी ने एग्रीकल्चर के बारे में तो कह ही दिया, उस चीज़ को मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन इतिहास रचा है। पिछले 7-8 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर इतिहास रचा गया है। सबसे पहले तो ये कि एक व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी मेजॉरिटी दिलवा करके सत्तासीन किया, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सत्तासीन नहीं किया, मेजॉरिटी के साथ किया। कांग्रेस की सरकारें होती आती थीं सत्तासीन, दोबारा से जब वो सत्तासीन होने की सोचा करती थीं, कभी कभी हो भी जाती थी, लेकिन पहले की निस्बत घाट वोटों से सत्तासीन हुआ करती थी। रिकॉर्ड क्या हुआ कि पहले मेजॉरिटी आई, और दूसरी बार जब सन 19 के अंदर चुनाव दोबारा से हुआ, तो नरेंद्र भाई मोदी को देश ने पहले की निस्बत अव्वल वोटों से जिता करके भेज दिया। ये रिकॉर्ड रहा है, इतिहास है, आप जानते हैं। और बड़ी भारी रफ्तार से हमारी सरकार की तरफ से डेवलपमेंट देश के अंदर होने लग रही थी। मैं 2-4 चीज़ों का जिक्र करना चाहता हूँ, हो सकता है मेरे से पहले बोलने वाले उसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन लंबा इसलिए मैं नहीं कहूँगा। सबसे पहले तो आर्टिकल 370 जो कश्मीर को 2 झंडे 2 सरकारें दिया करता था, किसी का साहस नहीं बना। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने 370 आर्टिकल हटा करके कश्मीर को हमेशा के लिए हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया। जो षड्यंत्र पाकिस्तान रचा करता था, चाइना का सहयोग हुआ करता था, जो आज के दिन तालिबान का भय हमारे को दिखाया जा रहा है, अगर ये 370 नहीं हटा होता तो ये भय दुगना हो जाता। आज के दिन ये साहस नहीं कर सकते कि यूं कहे कि कश्मीर में जाकर के कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल तौर के ऊपर हमारा एक हिस्सा बन चुका है। पहले प्रधानमंत्री बनने के फैसले के बाद नरेंद्र भाई मोदी का रेवाड़ी के अंदर एक फंक्शन हुआ था, फौजियों ने किया था। मैं उस टाइम पार्टी के अंदर शामिल नहीं था, लेकिन जिस टाइम 1 रैंक 1 पेंशन का जिक्र आया था, उस टाइम के ऊपर मैं एमपी था। और मुझे याद है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यह वायदा किया था कि हमारे को सत्तासीन करो, हम तुम्हारे को 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। और उसके लिए कितना प्रावधान किया था?
100 करोड़ रुपया। मतलब उंगली काट करके शहीद होने का जो कांग्रेस पार्टी का प्रयास था, वो भारतीय जनता पार्टी ने निरस्त किया। और पहले अनाउंसमेंट को पूरा करने के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8,500 करोड़ रुपया पहले साल के अंदर खर्च किया, जब 1 रैंक 1 पेंशन दी। ये रिवाड़ी का वायदा था, ये पूरा किया गया। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा पेटी की नौकरी करने वाले, राजस्थान से भी ज्यादा, हिमाचल से भी ज्यादा, और सबसे बड़ा तोहफा हमारे इन पेटी की नौकरी करने वाले के कुनबों को हमारी मोदी सरकार ने दिया। ट्रिपल तलाक। हमारे यहां विवाद से भी लोग आए हुए हैं, मेरे को नजर आ रहे हैं। कोई सोच सकता था कि ट्रिपल तलाक को रद्द कर दिया जाएगा? इतना दबाव हुआ करता था, महिलाओं की जबान नहीं खुला करती थी, खासतौर पे इस मजहब से जो ताल्लुक रखती थी वो बोल नहीं सकती थी। आज के दिन ट्रिपल तलाक का मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जो तलवार लटकी हुई थी वो एकदम से समाप्त करी है, तो हमारी मोदी सरकार ने समाप्त करी है। और क्योंकि मैं डिफेंस मंत्रालय में रह चुका हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, पहली आजादी की लड़ाई हुई 1857 से। भारत आजादी की लड़ाई हुई, सन 47 के अंदर आजादी मिल गई। उससे पहले पहला विश्व युद्ध हुआ, अनेक सैनिक हमारे देश के अंदर तो छोड़ो, बाहर जाकर के मारे गए। दूसरा विश्व युद्ध हुआ और मारे गए। 62 का लड़ाई हुई, 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई, कारगिल हुआ। जो लोग मारे गए थे उनके लिए हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कभी भी दूसरी इमारत बनाने की सोची ही नहीं। सिर्फ इंडिया गेट अंग्रेजों का बनाया हुआ मेमोरियल हमारे देश के अंदर स्थापित था। पहली लड़ाई विश्व की जो थी उसके अंदर जो शहीद हुए थे उनका नाम वहां पर लिखा गया। मोदी सरकार ने आज के दिन सभी सैनिकों को जो मारे गए हैं उनके लिए एक न केवल संग्रहालय बनाया है, लेकिन एक नया मेमोरियल भी दिल्ली के अंदर स्थापित किया है, उनको मान सम्मान देने के लिए। कोविड, 2 साल से हम कोविड की मार से जूझ रहे हैं। हमारी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को पिछले 2 साल के अंदर अन्न वितरित किया है कि कोई भूखा ना मरे। किसी की रोजी रोटी अगर छिन गई है तो सरकार की तरफ से उनको खाना पीना मुहैया किया गया है। आयुष्मान भारत, 10,000 कुनबे यानी कि 10 करोड़ कुनबे यानी कि 40 करोड़ व्यक्तियों को 5 लाख तक की चिकित्सा मुफ्त के अंदर इस सरकार की योजना के मार्फत आज के दिन दी जा रही है। हाउसिंग फॉर ऑल, 2.5 करोड़ पक्के घर शहर के अंदर, देहात के अंदर आज के दिन वितरित किए जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना, 8.5 करोड़ फ्री LPG सिलेंडर्स देश के अंदर महिलाओं को दिए गए हैं। 99% हमारा पॉपुलेशन आज के दिन LPG से रोटी पका रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं, हमारी इस सरकार का एक सदस्य होने के नाते मेरा सीना फूल जाता है कि कहां 16 किलोमीटर फी दिन हाईवेज बना करते थे, आज उसका डबल होकर के 34 किलोमीटर फी दिन हाईवेज भारत सरकार के माध्यम से आजकल बनाए जाए हैं। ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, लेकिन इसका जिक्र यूं कर रहा हूं कि कोविड ने पिछले 2 साल के अंदर हमको और आपको सभी को ठंडा कर दिया। हम घर बैठ गए, अगर बातचीत भी करते हैं, टेलीफोन से करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करते हैं, आंख मिला करके एक दूसरे को परखने का
2 साल से फ्री तौर के ऊपर हमको अवसर नहीं मिला है, इसलिए हमारा खून ठंडा हो गया। इसलिए याद दिला रहा हूं, हरियाणा के अंदर चुनाव ऐलनाबाद का हो रहा है, अभी बराला साहब बोल रहे थे, तो जब तक खून के अंदर गर्मी नहीं आएगी हम चुनाव कैसे जीतेंगे? तो इसलिए इस चीज को दोहराना जरूरी है। और जहां मैं यूं कहता हूं और हम सब मानते हैं कि देश के अंदर मोदी की वजह से सरकार बनी, जहां हम साथ साथ ये भी मानते हैं कि प्रदेश के अंदर भी उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ और हरियाणा के अंदर भी उनकी वजह से सरकार बनी पहली बार, तो दूसरी बार भी सरकार हरियाणा के अंदर बनी, ये भी बड़ी भारी उपलब्धि है। क्योंकि हरियाणा में अमूमन क्या होता है, एक बार एक पार्टी आती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी आती है, मेजॉरिटी किसी किसी टाइम के ऊपर ही मिल पाई है। मुझको तो 40-42 साल हरियाणा के अंदर राजनीति करते हो गए, हरियाणा के अंदर बड़ी भारी मेजॉरिटी सिर्फ एक बार आई है, जब चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद थोड़ी बहुत 50 से नीचे ही रहती है। पहली बार हमारे को 47 मिले, इस बार 40 मिले, कोई बात नहीं, हम हारे नहीं। ये हरियाणा की परंपरा रही है कि पहली बार की निस्बत दूसरी बार थोड़ी घाट वोट लेती है, लेकिन तीसरी बार क्या हम वो 45 का आंकड़ा पार कर पाएंगे? इसके बारे में हमारे को जरूर सोचना चाहिए। पॉलिटिकल रेजोल्यूशन धनखड़ साहब ने रखा, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन धनखड़ साहब ने जो रखा है, इसके अंदर मैं सिर्फ 2 चीजों का सुझाव देना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी का साया हम पे है, हमारे प्रदेश के ऊपर है, उनके मंत्रियों का साया हमारे पे है, हमारे प्रदेश के ऊपर है, जो रूपाला साहब भी खुद बोल कर गए, जो उनके करीब थे, हैं। लेकिन सिर्फ मोदी जी के नाम के ऊपर हमारे को वोट मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। मंशा होगी शायद कि मोदी जी के नाम के ऊपर हम वोट देंगे भाई प्रदेश के अंदर भी, लेकिन वोट कौन डलवाएगा? वो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही डलवाएगा। जो जमीन स्तर के ऊपर मौजूद है वही मोदी जी का सपना पूरा साकार करवा पाएगा। और भाई आज हम बड़े बड़े नेता बैठे बैठे भाषण देके चले जाएंगे, और ये 8 साल के अंदर जहां हम जैसे उन्हें भाषण दिया है, हमने ये भी सुना है कि कार्यकर्ता की आवाज क्या है। हो सकता है खुले में होकर के डिसिप्लिन पार्टी है, खुले में नहीं बताती, लेकिन कार्यकर्ता की आवाज जब तक नहीं पहुंचाई जाएगी हमारी सरकार को और हमारी पार्टी तक को, तो ये वोट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तीसरी बार विजय होने का जिक्र कर रहे हैं, कैसे होगा? धनखड़ साहब, आप पार्टी के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी उठ के चले गए, पता नहीं लेकिन मेरी गुजारिश है आपसे और सभी यहां साथियों से और दिल्ली के प्रतिनिधियों से भी, एक कार्यकर्ता का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। अगर कार्यकर्ता का मनोबल टूट गया तो हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। और हम काम करें, जिले के अंदर करें, क्या अफसरों के माध्यम से करेंगे? जिन लोगों ने सारी जिंदगी लगा दी भारतीय जनता पार्टी को पनपाने की, उनकी सुनी ना जाए और अफसरशाही की सुनी जाए, तो ये कितने दिन चलेगा? हमारे को तो पार्टी वाले नहीं बन पाया है, पार्टी का ही नेता हमारा प्रधानमंत्री बना है। और मेरा तो गुजारिश यही है कि अगर कभी किसी भी जिले के अंदर, तहसील के अंदर, ब्लॉक के अंदर, पन्ना के ऊपर, पन्ना प्रमुख के ऊपर या जो दूसरे पदाधिकारी होते हैं उनके ऊपर अगर कभी तुलना करनी पड़ जाए, तो हमारे वर्कर की बात अव्वल होनी चाहिए, अफसर की नीचे होनी। यह मेरा आपसे अनुरोध है। और मैं एक चीज और करके समाप्त करता हूं, लंबा चौड़ा भाषण मैं नहीं दूंगा।
भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं बाद में आया, बाहर से आया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बाहर से आया, मैं देर से आया, लेकिन आज अपने आप को रंगा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझता हूं। जो मेरा नजरिया है शायद औरों से विभिन्न हो सकता है मैं गलत हूं, मैं गलती भी मान सकता हूं, कोई ईगो की बात नहीं है। पर मेरा देखने को यह मिला है मेरे 40-45 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर कि मूल्य रूप से जो न्यूक्लियस भारतीय जनता पार्टी का वोट का है वो शहरों के इर्द गिर्द भनकता है। जो लोग शहरों के अंदर हैं वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के न्यूक्लियस थे, जिनके बाद औरों को जोड़ा गया, किसान को, मजदूर को, बैकवर्ड को, औरों को जोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अच्छा खासा डमडमा खड़ा हो गया। लेकिन इस बड़े डमडमे के चमक के अंदर हम ये भूल जाएं कि हमारे को पिछले दिनों के अंदर रेस में किसने रखा? जो भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत से वोटर था उसने रखा, जो वर्कर था उसने रखा। और हमारे एनसीआर रीजन बहुत लंबा चौड़ा हो गया, अलवर तक चला गया एक साइड के ऊपर, करनाल तक चला गया दूसरी साइड के ऊपर, पलवल तक चला गया तीसरी साइड के ऊपर। जो डिमोलिशन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो रही है या उनके कहने के मुताबिक हो रही है, उसका उस वोट बैंक के ऊपर बड़ा गलत असर पड़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, रोजाना गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर तोड़ने के लिए आ जाते हैं, जेसीपी लेकर के तोड़ जाते हैं। भाई हम नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट की बात मत मानो, पर उसके अंदर कोई दुभांत नहीं होनी चाहिए। कभी ए गली का तो हम तोड़ गए, बी गली का नहीं तोड़ेंगे। ये जब आ जाती है कभी एक चाहे गलती उतनी ही बराबर की करे हो, लेकिन वो इंद्रजीत सिंह के कम करीब है तो उसका तोड़ा नहीं जाएगा, और जो किसी और के करीब है तो उसका तोड़ा जाएगा। तो एक तो ये डिमोलिशन जो है, अगर हमको दोबारा से सोच विचार करना भी पड़े या सुप्रीम कोर्ट का भी करना पड़े, तो एक नज़रिए से, एक नज़र से होनी चाहिए। और जो लोग जिनका घर टूट गया, चलो उनको संतोष भी आ जाएगा अगर बराबरी रखी गई। लेकिन जिन लोगों ने उनको बिजली का कनेक्शन दे दिया, जिन लोगों ने उनको पानी का कनेक्शन दे दिया, रोड की सुविधा दे दी, सीवर दे दिया, और वही लोग उस शहर के अंदर 20 साल तक पड़े रहे अफसरान, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कि जिन्होंने लोगों के पैसे लगवा दिए, पैसा लेकर के कनेक्शन दे दिया, सीवरेज दे दी, और आज सुप्रीम कोर्ट की डमडमे के तौर के ऊपर आकर उनके घर तोड़ दिए गए, तो जिनके घर तोड़ गए तो बेसहारा हो गए, और वो अफसर वहीं की वहीं टिके रहे। क्या इसके बारे में भी हमारे को पार्टी के लेवल के ऊपर सोचना चाहिए? ये मेरा आप लोगों के बीच के अंदर है, क्योंकि पार्टी को पूरी तरह से पनपाने के लिए इस चीज़ के ऊपर विचार करना चाहिए। ज़्यादा लंबा मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ, और बड़े बड़े साथी हमारे बोलना पकाया है, तो मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, मैं बुरा नहीं किसी को कहना चाहता, सच्ची बात कहना चाहता हूँ। भाई आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।